अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडीजी इनसाइट्स। आज हम CS 304 के लेक्चर नंबर 6 से लेक्चर नंबर 10 के तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर करवाऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले स्टूडेंट मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 के तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से वन वीडियो में क्लियर किया है। बेसिकली स्टूडेंट मेरा 5 लेक्चर्स की सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि आपकी मिड टर्म की तैयारी बहुत कम वक्त में हो जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि सिर्फ 20% आपका मिड टर्म से आता है, तो स्टूडेंट बहुत लॉन्ग आधा घंटा 25 मिनट की वीडियोस देखने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और स्टूडेंट मिड टर्म की जैसे कि आपको पता है वेटेज बहुत कम है और ज़्यादातर थ्योरी होती है, तो ये शॉर्ट लेक्चर्स में भी बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाती है। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, इस वजह से मैंने ये सीरीज़ बनाई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस किए गए हैं क्लास compatibility। A class is behaviorally compatible with other class if it supports all of the function of the other. Such a class is called subtype। तो स्टूडेंट अगर एक क्लास दूसरी के साथ मुकम्मल compatibility रखती है तो वो उसके तमाम काम कर सकती है, जिसे हम सब टाइप कहते हैं। स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 5 में बेस क्लास और ड्राइव क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। इसमें जो हमारा MCQ आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय ड्राइव क्लास और ऑलवेज रिप्लेस्ड। तो स्टूडेंट इसे मैं आपको एक आसान एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी बेस क्लास हैं और आप क्या है, आप चाइल्ड क्लास हैं या फिर ड्राइव क्लास हैं। तो स्टूडेंट जो ड्राइव क्लास है वो पेरेंट क्लास की जगह ले सकती है इन द टर्म ऑफ एज। तो स्टूडेंट ऐसा ही होता है, आप छोटे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पेरेंट्स की एज तक चले जाते हैं, लेकिन क्या इसका जो अल्टरनेटिव है इनवर्स वो पॉसिबल है? क्या आपके स्टूडेंट आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी एज पर आ सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ड्राइव क्लास पेरेंट क्लास की जगह तो ले सकती है, लेकिन इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीफॉर्मिज्म। तो पॉलीफॉर्मिज्म हमारे पास क्या है? पॉलीफॉर्मिज्म मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बिहेव इन डिफरेंट वे फॉर द सेम मैसेज। इसका मतलब है स्टूडेंट मैसेज एक होगा लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपने स्टाइल के साथ स्टिमुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आपका प्रिंसिपल आता है, वो आपको कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देता है और उसके बाद कहता है कि कैरी ऑन। तो स्टूडेंट अब आपकी क्लास में कौन मौजूद है? नंबर 1 पर आपका टीचर मौजूद है और नंबर 2 पर आप मौजूद हैं। तो स्टूडेंट आपके प्रिंसिपल ने बोला कैरी ऑन, तो क्या होगा? आपकी टीचर आपको पढ़ाना शुरू कर देगी और आप अपनी बुक्स पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक ही मैसेज का मुख्तलिफ तरह से बिहेव किया गया, तो स्टूडेंट इसे हम पॉलीफॉर्मिज्म कहते हैं। और स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब पॉलीफॉर्मिज्म का मतलब है एक ही चीज़ की मुख्तलिफ शक्लें होना। जैसे स्टूडेंट हीरा और कोयला दोनों कार्बन की ही शक्लें हैं, लेकिन बनी तो वो कार्बन से हैं, लेकिन वो रिएक्ट अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। डायमंड हमें कुछ और तरीके से नज़र आता है और जो हमारे पास कार्बन है, कोयला है, वो किसी और शेप में नज़र आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो स्टूडेंट इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमें ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। बस हम मैसेज भेजते हैं, वो खुद ही अपना तमाम काम जो होता है संभाल लेता है। तो स्टूडेंट ऊपर भी आपको ये ड्रॉ वाली एग्जांपल दी गई थी और नीचे भी आपको यही एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? जैसे स्टूडेंट एक व्यू क्लास है जिसे हम ड्रॉ का ऑर्डर भेजते हैं, तो स्टूडेंट वो क्या करती है, चाहे वो लाइन हो या सर्कल हो, वो खुद ब खुद ड्रॉ कर देती है। हमने सिर्फ कहा, यानी कि हमने उसे फंक्शन भेजा है ड्रॉ का, जैसे ही उसे मैसेज मिला उसने अपने अकॉर्डिंगली उसे ड्रॉ कर दिया। अगर वो सर्कल का कोड था तो वो सर्कल का कोड चल गया, अगर वो लाइन के कोड के पास मैसेज पहुंचा है तो लाइन ड्रॉ हो गई। तो बेसिकली स्टूडेंट यही हमारे पास है। और स्टूडेंट ये आपसे MCQs पूछा जाता है। यहाँ पर ये लाइन थी, सेंडर रिसीव मैसेज टू रिसीवर एंड अप्रोप्रिएट मेथड इज कॉल्ड ऑन द रिसीवर साइड। यानी कि जो सेंडर होता है वो मैसेज करता है रिसीवर को, और जो रिसीवर साइड पर जो भी
उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन होती है या अप्रोप्रिएट मेथड होता है, बिहेवियर होता है, वो उसे अटेम्प्ट कर लेता है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मॉडलिंग में हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एज इट इज़ कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आपने एक एडिटर बनाना है, जैसे कि हमारा MS पेंट होता है। इस ग्राफिक एडिटर में हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो लाइन, सर्कल को बना सके और जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे पास व्यूज़ हैं, उनको क्या कर सके, मूव कर सके या रोटेट कर सके, शेप्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जा सके। तो स्टूडेंट, अब हम इसके स्टेप्स को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, इसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको शॉर्टली इसे कवर करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफाई क्लासेस। तो स्टूडेंट, ये हम क्या करेंगे, हम क्लासेस को आइडेंटिफाई करेंगे। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से अपने नाउन्स को निकालेंगे। जैसे हमारे पास नाउन्स क्या हो सकते हैं, एडिटर, शेप, लाइन, सर्कल, और ग्रुप हो सकते हैं मेन्यूज एंड ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट, फिर हम यही जो हमारे पास चीज़ें हैं, उनको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक साइड पर रख लेंगे और जो हमारे पास गैर ज़रूरी यूजर्स हैं उन्हें हम बाहर निकाल देंगे, जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्शंस में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई एसोसिएशन। तो स्टूडेंट, हमें देखना यह है कि क्लासेस आपस में कैसे जुड़ती हैं। तो स्टूडेंट, ग्रुप्स, यानी कि हमारा जो हैंड आउट है उसके अकॉर्डिंगली शेप्स एंड ग्रुप्स को हम छोटी सी शेप्स जो हमारा ग्रुप है वो छोटी छोटी शेप से मिलकर बनता है। और ये स्टूडेंट हमने कहाँ पढ़ा था, हमने कंपोजिशन में पढ़ा था। और स्टूडेंट, व्यूज़ के अंदर क्या होता है, व्यूज़ के अंदर शेप हमें नज़र आती हैं जो कि हमारा यूज़र व्यू होता है। शेप्स और जो हमारे पास व्यूज़ के दरमियान जो हमारा हो रही होती है एसोसिएशंस, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। क्योंकि जो हमारा डेटा है वो सेव भी हो सकता है लेकिन कंपोजिशन में वो एक ही जगह पर पड़ा रहता है। तो स्टूडेंट, ये आपने हमेशा याद रखना है कि व्यू और शेप के दरमियान कौन सा ताल्लुक है। व्यू और शेप के दरमियान हमारे पास एग्रीगेशन का ताल्लुक होता है। इसके बाद स्टूडेंट, ये तमाम चीज़ें, इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है एज इट इज़, तो ये आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, अगर हम नंबर 3 पर देखें तो इसके एट्रीब्यूट्स, जैसे कि स्टूडेंट हर क्लास के पास क्या डेटा होगा। अगर हम लाइन की क्लास देखें तो उसके पास क्या होगा, उसकी लेंथ, उसका कलर। अगर हम सर्कल के पास देखें तो उसका रेडियस होगा, फिर उसका कलर होगा। वो तो स्टूडेंट, हर जो शेप होती है उसके कुछ वर्टिसेस होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंगली अपना डेटा रखेगी और इसी डेटा को हम क्या कहते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एज इट इज़ कुछ भी याद नहीं करना, जो मैंने ऊपर पॉइंट्स पढ़ाए हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट थे। तो आइए चलते हैं हम लेक्चर नंबर 7 की तरफ। लेक्चर नंबर 7 का जो फर्स्टली कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास क्लास। तो स्टूडेंट, क्लास हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ मैकेनिज्म गिवन बाय C++ टू रियलाइज ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्राम। C++ में क्लास एक ऐसा मैकेनिज्म था जिससे हम ऑब्जेक्ट को रियलाइज करते थे। और स्टूडेंट, इट इज़ अ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन थी C++ में। वी कैप्चर ओनली ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट, हम क्लासेस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट और बिहेवियर्स को कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, और ये आपसे MCQs भी पूछा जाता है कि क्लास इज अ कंपोजिशन डेटा टाइप मेड फ्रॉम बेसिक C++ टाइप्स लाइक इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। तो हमारे पास क्लास होती है कंपोजिशन, किसकी कंपोजिशन होती है, बेसिक डेटा टाइप्स की, जो कि हमने C++ में पढ़ी थी, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। बेसिकली स्टूडेंट, क्लास हमारे पास एक मॉडल ही होता है, एक सांचा होता है। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो अगर आपने एक ब्रिक बनानी है, यानी कि अगर आपने एक ईंट बनानी है, तो आप पहले क्या लोगे, क्या आप ऐसे रैंडमली ईंट बनाना शुरू कर दोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके लिए एक लकड़ी या लोहे का मॉडल होता है जिसके ज़रिए हम उस एक ईंट नहीं बल्कि हज़ारों ईंट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्या जो सांचा था वो ईंट थी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो लकड़ी का था। तो स्टूडेंट, इसी तरह जो हमारे पास क्लास है वो भी हमारे पास एक सांचा ही है जिसमें हम अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डालकर अपनी डेली लाइफ के लिए यूज़फुल बना सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट, इसके यूजेस में क्या है, ऑब्जेक्ट आर स्ट्रक्चर्ड इन अ टर्म ऑफ क्लासेस। तो स्टूडेंट, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम स्ट्रक्चर करते हैं क्लासेस के टर्म में। देन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, टाइप्स इन C++, जो हमारे पास टाइप्स होती हैं
वही हम यूज़ कर रहे होते हैं और हम यहाँ पर जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं क्लासेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और स्टूडेंट यहाँ पर फिर से वही डिस्कस किया गया है कि क्लास एक ऐसा मैकेनिज्म था C++ में जो हमें अलाउ करता था, C++ में जो हमें डिफाइन स्टूडेंट एज अ यूज़र टाइप, जो हमें अलाउ कर रहा था कि हम यूज़र डिफाइंड टाइप बना सकें स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट इसी तरह जो जेनेरिक कंसेप्ट है सर्कल का, वो हमें एक ऐसा सेम ऐसा ही वे प्रोवाइड करता है कि हम अपनी मर्ज़ी की क्लास बना सकें। स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने CS201 में टेम्पलेट्स का फंक्शन पढ़ा था। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल वैसा ही उससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट अब्स्ट्रैक्शंस क्या होती है, मैंने आपको ये लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया है कि हम अपनी रेलिवेंट चीज़ों को एक साइड पर रखते हैं और इरेलीवेंट चीज़ों को एक साइड पर रखते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम से रेलिवेंट हमारा डेटा है उसको हम यूज़ करते हुए अपनी क्लासेस को डिफाइन कर लेते हैं। फिर स्टूडेंट डिफाइनिंग अ न्यू यूज़र डेटा टाइप। तो जब भी अगर आपको याद हो तो C++ में हमने स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और क्लासेस का भी पढ़ा था, लेकिन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ क्लासेस को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास डेफिनेशन। तो स्टूडेंट ये क्लास डेफिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला है हमारा क्लास कीवर्ड, और हमेशा याद रखें स्टूडेंट ये MCQs आपसे बहुत बार पूछा जाता है, आपको क्लास कीवर्ड को ही डिफरेंट टाइप्स में लिख कर दे दिया जाता है, कभी उसका C बड़ा कर दिया जाता है, कभी उसके SS को बड़ा कर दिया जाता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हमारा जो क्लास एक कीवर्ड है वो हमेशा स्मॉल केस में ही होता है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपसे VU वाला जो एग्जामिनर है वो इस तरह घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को नहीं उठा रहा होता, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें पूछ रहा होता है। तो स्टूडेंट क्लास आइडेंटिफायर क्या है, जिससे क्लास को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो किसी भी चीज़ को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एब्सोल्युटली हम उसको उसके नेम के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर। तो स्टूडेंट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, हमारे पास क्लासेस में 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं। CS201 में हमने सिर्फ 2 को डिटेल से डिस्कस किया था, यहाँ पर हम तीनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट पहला है हमारे पास पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है हमारे पास प्रोटेक्टेड। तो स्टूडेंट अब हमारे पास डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स हमारे मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, डेटा टाइप। तो स्टूडेंट आप हमेशा याद रखें जहाँ पर भी कोई डेटा टाइप यूज़ होगी, डेटा टाइप कौन सी है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट जहाँ पर भी डेटा टाइप्स यूज़ हो रही होगी वो हमारे क्या होंगे, डेटा मेंबर्स, और जहाँ पर भी रिटर्न टाइप मांग रहा होगा वो हमारा क्या होगा, हमारे फंक्शन मेंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट ये आपकी एक छोटी सी टिप भी है कि जहाँ पर डेटा टाइप आएगी वो हमारे डेटा मेंबर्स हैं, और जहाँ पर रिटर्न टाइप आएगी वो आपके मेंबर फंक्शन है। स्टूडेंट इस तरह के MCQs आपके प्रैक्टिकल में बहुत आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे ही आपको समझाया गया, जैसे आपने देखा इंट, कैरेक्टर, फ्लोट और 4 आया था। तो जैसे ही हमने देखा, हमें कुछ भी नहीं मतलब हमने पूरी क्लास को नहीं देखा, जैसे ही हमने इसे देखा तो हम करेक्ट क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, ये तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि मेंबर वेरिएबल्स की लिस्ट बताओ कौन सी है, तो आप यही करेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद पब्लिक में क्या है, पब्लिक में हमारे पास 2 फंक्शंस दिए गए हैं जिसकी हमें कुछ रिटर्न टाइप, जैसे कि सेट नेम, सेट रोल नंबर। तो हमें देखते ही पता चल गया कि ये फंक्शंस हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर है वाई मेंबर फंक्शन, हम मेंबर फंक्शन से क्यों यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट मॉडल द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है उसके मॉडल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट कैन मेक देयर डेटा इनविजिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी डेटा को विजिबल करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, हमारी डेटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। स्टूडेंट ये MCQs भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटर एंड गेटर फंक्शन आर प्रोवाइडेड बाय द क्लास टू एक्सेस इट्स मेंबर। तो स्टूडेंट ये MCQs आपसे बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से हमारे पास फंक्शंस हैं जो क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, तो वो हमारे पास सेटर एंड गेटर फंक्शन है। इसके बाद स्टूडेंट यही आपको एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर। इसके बाद है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और क्लासेस में क्या फ़र्क है, ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप या फिर क्लास को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। और स्टूडेंट इज वंस वी हैव डिफाइंड अ क्लास वी कैन क्रिएट एज मैनी ऑब्जेक्ट फॉर डेट क्लास। जैसे ही हम कोई क्लास को डिफाइन कर लेते हैं तो उसके लिए हम जितने भी ऑब्जेक्ट चाहें
क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हम डेटा टाइप लिखेंगे और उसके आगे कोई भी नाम लिख देंगे, जैसे हम इंट लिखेंगे और रोल नंबर लिख लेंगे, हम कैरेक्टर लिखेंगे तो हम अपना कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगर स्ट्रिंग्स लिखेंगे तो हम अपना नेम लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट ये तमाम क्या है, ऑब्जेक्ट्स है और इन्हें हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से। इसके बाद स्टूडेंट वेरिएबल ऑफ द क्लास आर डिक्लेयर जस्ट बाय लाइक वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग डेटा टाइप्स। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको भी हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग डेटा टाइप्स को क्लियर किया था। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स खुद बनानी है। वहाँ पर हम CS 201 में पढ़ कर आए थे बनी बनाई, और यहाँ पर हम खुद बनाएंगे। तो एक्सेस स्पेसिफायर, तो स्टूडेंट हमारे पास मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए दो तरह के मेथड है। सबसे पहले है डॉट ऑपरेटर। हम अपनी, ये हमारे पास क्लास है और यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो स्टूडेंट अगर हमने इसको एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, अपने डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, उसके आगे डॉट लिखेंगे और रोल नंबर के साथ इसे एक्सेस कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास एरो ऑपरेटर। तो स्टूडेंट एरो ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, पॉइंटर के लिए। ये MCQ इस तरह से पूछा जाता है कि पॉइंटर्स के थ्रू अगर हमने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना हो तो कौन सा सिंबल यूज होता है, तो वो एरो का सिंबल यूज होता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास ये कौन सा होता है, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है और उसके आगे एक स्लैश लगी होती है। इसके बाद स्टूडेंट ये जो हमारे पास सेटेड एंड गेटेड फंक्शन है इनको हम एक्सेसर फंक्शंस भी कहते हैं। मेंबर फंक्शन आर एक्सेस इन द सिमिलर वे यूजिंग डॉट्स आर एरो ऑपरेटर। तो स्टूडेंट इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे हम एरो के मेथड से करें चाहे हम डॉट से, हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल उसी तरह से एक्सक्रेट हो जाएगा, हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही आपको एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड लिखा जो कि हमारा स्मॉल केस में होता है। हमने उसे एक आइडेंटिफायर दिया, क्लास आइडेंटिफायर, जो कि उसका नेम है। उसके बाद हमने प्राइवेट में, स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास डेटा टाइप होती है या हमारे पास स्पेसिफायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास प्राइवेट होता है। अगर हम कोई भी कीवर्ड नहीं लिखते एज अ स्पेसिफायर तो हमारा जो कोड है वो उसे डिफ़ॉल्टली क्या समझेगा, उसे प्राइवेट ही समझेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब ये हमारे पास कौन से डेटा वेरिएबल्स हैं, सॉरी मेंबर वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे पास प्राइवेट हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया और डॉट के ज़रिए इसको कॉल कर लिया। स्टूडेंट वही सेम है कि यहाँ पर हमने एक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ किया और यहाँ पर हमने उसको कॉल कर लिया एरो के सिंबल से। इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर। तो स्टूडेंट पब्लिक क्या होता है, पब्लिक इज यूज टू टेल द मेंबर कैन बी एक्सेस्ड व्हेन एवर यू हैव टू एक्सेस। तो स्टूडेंट पब्लिक में ये होता है कि हम जब भी उसे एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक जस्ट लाइक नोटिस बोर्ड, जैसे कि आपके नोटिस बोर्ड पर कुछ भी नोट लगा दिया जाता है जो कि तमाम लोगों के लिए होता है, तो हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि उसे तमाम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। इसके बाद है प्राइवेट। तो स्टूडेंट प्राइवेट फंक्शन डेटा स्पेसिफायर में हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम ऐसी चीज़ें जो हमारी प्राइवेट होती हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आपकी कोई पर्सनल डायरी है तो क्या उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, नहीं, उसे सिर्फ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जिसे आप इजाज़त देते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल, आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड टू बी डिस्कस्ड व्हेन वी कवर इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर हम प्रोटेक्टेड को डिस्कस करेंगे। एज इट इज़ हमारे इस लेक्चर में इसका कोई सिनेरियो नहीं है, इस वजह से हमने इसे नेक्स्ट रखा है। अगर आप यहीं पर डिस्कस करेंगे तो वो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पर आपको ये ब्रेसेस लगाकर समझाया गया है कि ये हमारे प्राइवेट हैं तो इन्हें हम आउटसाइड द क्लास क्या नहीं कर सकते, हम इसको कॉल नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। और जो हमारे पास पब्लिक होते हैं उन्हें हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है आपकी एग्जाम्पल्स। तो हाँ जी, चलते हैं हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ। कंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है वो किसी भी क्लास की ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर है वो इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड स्टेट में हो जब उनको क्रिएट किया जाता है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है और ये ऑटोमेटिकली ही क्रिएट होते हैं और ऑटोमेटिकली ही कॉल्ड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। कंस्ट्रक्टर्स यूजुअली हमारे पास एक्सप्लिसिटली हम इन्हें यूज़ नहीं करते। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जिसका सेम नाम होता है क्लास के जैसा। तो स्टूडेंट्स के लिए हमें कोई स्पेशल नेम रखने की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है। अगर हमारी
क्लास का नाम स्टूडेंट है तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा। इसके बाद है कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अपने जहन में जरूर रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने CS 201 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ये आपकी एक रिवीजन है, तो आपका इस चैप्टर में से कोड कोई नहीं आएगा, लेकिन स्टूडेंट आप इन्हें एज अ कॉन्सेप्ट ज़रूर रिवाइज करें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको इन चैप्टर से कोई भी कोड नहीं आएगा। जो मेन चैप्टर्स हैं वो आपके 10 से ऑनवर्ड हमारे इंपॉर्टेंट कोडिंग वाले चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर भी स्टूडेंट मैं आपकी इन 5 चैप्टरों की जो भी कोडिंग है उसके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगी, जिससे आप समझ सकेंगे अपने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास होते हैं वो कॉमनली पब्लिक मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर अगेन हमें कंस्ट्रक्टर की डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बताया गया है। तो स्टूडेंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? ये वो कंस्ट्रक्टर हैं जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं मांगते। अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हम उसे इम्प्लिसिट लिखते हैं, यानी कि खुद ब खुद। तो कंपाइलर खुद एक खाली कंस्ट्रक्टर बना देता है। और स्टूडेंट अगर आप खुद कोड लिखें जो जिसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं, तो ये हमारा स्टूडेंट का एक अलहदा से कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपने क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर जैसे कोई भी पैरामीटर लिख दिया है, तो अब आप कंपाइलर जो है अपनी तरफ से मुफ्त में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, अब आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अगर इसका आसान वर्ड्स में मैं बताऊंगी कि अगर आपने कोई डिफाइन कर दिया है तो फिर वो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा, फिर तो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी उसे असाइन नहीं किया तो आपका डिफ़ॉल्ट चल जाएगा। स्टूडेंट ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर आर विद ऑल द पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनका कोई पैरामीटर नहीं होता, या फिर ऐसे पैरामीटर्स जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, उन्हें हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। हम इसको डिफ़ाइन नहीं करते डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, बल्कि ये हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। जो कंपाइलर जनरेटेड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें हम इम्प्लिसिट कहते हैं, और जो यूज़र लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट MCQs भी है इस टॉपिक में से। कंपाइलर जनरेट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द डेटा टाइप टू द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो हमारे पास जो कंपाइलर जनरेट करता है वो इनिशियलाइज कर देता है डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्टली। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर फिर से वही आपको बताया गया है कि अगर इफ़ यू गिवन अ कंस्ट्रक्टर टू अ क्लास रादर इट इज़ योर ओन एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये पैरामीटर लेस होते हैं और विद पैरामीटर्स हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी बेसिक सी डेफिनेशन समझ लें, और योर ओन कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। तो स्टूडेंट अगर वो पैरामीटर लेस हैं तो भी वो डिफ़ॉल्टली हो जाएगा। अगर ऐसे हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिनका कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं की तो वो भी हमारा डिफ़ॉल्टली चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो एब्सोल्युटली आपको अपने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के तमाम पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो देन कंपाइलर विल नॉट क्रिएट इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट। तो स्टूडेंट ये याद रखें, जो इम्प्लिसिट होता है जब आप खुद डिफ़ाइन कर देते हैं एक्सप्लिसिटली, तो कंपाइलर कोई भी इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर को नहीं चलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? तो स्टूडेंट एक क्लास के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, इसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। बस हमें करना ये होता है कि इनके पैरामीटर्स को अलग अलग कर देना चाहिए। ये आप CS 201 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट अगर हम वी कैन राइट कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर एज वेल, हम लिख भी सकते हैं, जैसे ऊपर ही हमने पढ़ लिया था कि हम इम्प्लिसिटली खुद से भी लिख सकते हैं। और इफ़ वी यूज़ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ टू रिड्यूस द राइटिंग एफर्ट्स, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर तो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें एफर्ट ना करनी पड़े ज़्यादा कोड लिखने की। तो अगर हमें ज़रूरत हो तो हम उसे ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको यही दिखाया गया है, जैसे कि आपने यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी आपने एक स्टूडेंट के नाम से एक कंस्ट्रक्टर है जिसे आपने एक्सेस स्पेसिफायर के साथ क्या किया है, आपने इनिशियलाइज किया है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर भी आपने, ये हमारी क्लास की एंडिंग है, और याद रखें क्लास की एंडिंग पर हमारे पास ये जो होता है सेमी कॉलन वो ज़रूर आता है। तो यहाँ से आपको इंडिकेट हो जाता है कि ये क्लास की एंडिंग है। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर हमने सिर्फ स्टूडेंट को एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, और यहाँ पर हमने क्या किया, स्टूडेंट के अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया इंट रोल नंबर का। तो स्टूडेंट क्या होगा, जब हमारा कंपाइलर देखेगा तो वो इस क्लास को ओवरराइड कर देगा इस क्लास से।
तो एज इट इज़ इसमें से कुछ भी याद करने वाला नहीं है, वही पुरानी चीज़ें। यहाँ पर स्टूडेंट है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हम जो कंस्ट्रक्टर है कॉपी कंस्ट्रक्टर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? व्हेन इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। पहला नंबर कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास टू द वैल्यू बाय अ फंक्शन, जब हम किसी भी वैल्यू को पास करते हैं तो क्या होता है? एज वी नो टेम्परेरी कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन द स्टैक। तो क्या होता है, जब भी हम वैल्यू पास करते हैं फंक्शन की, तो उसकी जो टेम्परेरी कॉपी होती है वो स्टैक पर क्रिएट हो जाती है, और इसी टेम्परेरी कॉपी को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर की कॉपी कहते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड टू क्रिएट टेम्परेरी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो टेम्परेरी स्टूडेंट की के ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट कवर करवाती हूँ, तो अपने मैक्सिमम फैलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके बाद है शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी क्या होती है? शैलो कॉपी का अगर हम कोई दूसरा नाम रखें तो वो हमारे पास होगा कतरे की घंटी। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि शैलो कॉपी वर्क्स फाइन। शैलो कॉपी काम तो ठीक करती है इफ़ आवर क्लास डज नॉट इंक्लूड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, अगर हमारी क्लास में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ना हो। बट इन अ केस ऑफ मेमोरी एलोकेशन, अगर आपकी मेमोरी एलोकेशन हो चुकी है तो ये एक प्रॉब्लम को लेड कर देगी। वो कौन सा होता है हमारे पास? डिंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो डिंगलिंग पॉइंटर्स होते हैं ये हमारी सिक्योरिटी की जो हमारे प्रोग्राम की सिक्योरिटी है उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज़ है कि शैलो कॉपी में अगर हमारा मेमोरी एलोकेशन हुई है तो कौन सा प्रॉब्लम है जो लेड हो सकता है? वो है हमारे पास डिंगलिंग। ये तो कट हो गया। एक तो मेरी ड्राइंग इतनी ख़राब है। यहाँ पर मैं बोल्ड कर देती हूँ। ये देखें, ये तो आपके वो सारा पॉइंट ही रिमूव हो गया है। चलें कोई बात नहीं। तो ये डिंगलिंग पॉइंटर होता है जो हमारी मेमोरी एलोकेशन अगर हुई हो तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो स्टूडेंट आगे हम देखेंगे कि प्रॉब्लम इन अ शैलो कॉपी, वही जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दी है कि अगर हमारे पास इट इज़ यूज टू डायनेमिक मेमोरी अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द नेम एंटर्ड बाय द यूज़र। तो इसे हम डायनेमिक मेमोरी की लेंथ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो आपका कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं है। देन है हमारे पास डीप कॉपी। तो स्टूडेंट मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि आप जब डिस्क्रिप्शन से हैंड आउट लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। चलिए स्टूडेंट, ये भी आपका पॉइंट हाईलाइट हो चुका है। अब हम क्या देखने जा रहे थे? हम डीप कॉपी देख रहे थे। तो ये तो बहुत आगे आ गया यहाँ पर। जी हाँ, तो ये है हमारे पास डीप कॉपी। डीप कॉपी क्या होती है स्टूडेंट? डीप कॉपी को मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जब हम बी को ए की कॉपी बना देते हैं, यहाँ पर मैं आप अपनी ड्राइंग से आपको समझाती हूँ। हमने बी को कॉपी बना दिया है ए की, ठीक है? तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? बी के लिए जाहिर सी बात है हमें न्यू मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बी को बना दिया है ए की कॉपी। तो स्टूडेंट जो हमारे पास बी के ऊपर लिखा हुआ था एड्रेस, उसका क्या होगा? उसे हम बी वाले नए कागज़ पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है, अब ये वाला हमारे पास एलिमेंट था, ठीक है? इसकी हमने जिस तरह ब्रांड्स करते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं वो किसी ब्रांड की अगर कॉपी बना रहे हों तो एज इट इज़ उसके जैसा बनाते हैं और उसके बाद उसके टैग्स सेम वो लगा देते हैं। तो क्या होता है, वो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो तो रहती है, लेकिन उसकी एक कॉपी बन जाती है जिससे उसका जो नेम होता है पुरानी, जैसे सफ़ायर का कोई ब्रांड है उसकी कोई कॉपी बना रहा है तो जाहिर सी बात है नेम तो वो सेम रखेगा। जो अपना नया वो मॉडल बनाएगा उसके ऊपर वही लोगो या टैग बना देगा। तो स्टूडेंट इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम ए का अपना कागज़ होता है या अपना टैग होता है वो फाड़ दे, तो जो बी का अपना कागज़ था वो महफूज रहेगा। यानी कि स्टूडेंट बाय चांस कोई भी ब्रांड होता है ना, वो जब भी कोई मॉडल बनाता है या नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसकी कॉपी ज़रूर बनाता है। क्यों बनाता है? कि अगर बाय चांस उसकी जो कॉपी है वो ख़राब हो जाए, जो एक्चुअल डेटा है वो ख़राब हो जाए, तो जो उसकी कॉपी है वो उसके काम आ सके। तो स्टूडेंट डीप कॉपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये ब्रांड की एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया। तो अब हमने देखना है स्टूडेंट लेक्चर नंबर 9। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो रिवीजन करवाई गई है, तो इसे बार बार इतने करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। चलें शैलो कॉपी भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि जो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इसकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दी है हमने तो क्या होगा, हमारी डिंगलिंग पॉइंटर जनरेट हो जाएंगे जो कि हमारी
सिक्योरिटी का सत्यानाश कर देते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम नहीं मेमोरी एलोकेट करते तो फिर इसका कोई भी इशू नहीं होता। फिर स्टूडेंट ये प्रॉब्लम भी हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट 9 चैप्टर आप इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ आपका कोई एमसीक्यूज नहीं आने वाला 9 चैप्टर के अंदर से। तो आपके सामने से ही गुजरा है, यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे मैं आपको पढ़ाऊँ। तो ये देखें आ गए हैं स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के पॉइंट। तो स्टूडेंट, इन अ केस ऑफ आवर क्लास डज नॉट इन्वॉल्व डायनेमिक मेमोरी देन डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर डेट परफॉर्म शैलो कॉपी वर्क्स फाइन। तो स्टूडेंट उन्होंने कहा कि अगर डायनेमिक हमारे पास हो जाती है, डायनेमिक मेमोरी है, तो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो किसके तौर पर अच्छा काम कर सकता है, शैलो कॉपी के तौर पर। स्टूडेंट मैंने जैसे आपको ऊपर ही बताया था कि जो ब्रांड की कॉपी होती है वो सेम उसे जैसी होती है, अगर उनका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है तो कॉपी भी उनको हेल्प आउट कर सकती है। In a case of class has any data member involving dynamic memory, we have to rewrite our code in a copy constructor to perform deep copy। तो उन्होंने कहा कि अगर इस केस में कि हमारी क्लास है उसकी कोई ऐसी डेटा मेंबर जो इन्वॉल्व हो रहा था डायनेमिक मेमोरी में, तो हमें क्या करना होगा, हमें कोड लिखना होगा, अपना कोड, जिसके अंदर वो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो एज अ डीप कॉपी परफॉर्म करे। तो स्टूडेंट हमने 2 पॉइंट्स क्लियर किए हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मैंने आपको पूरा लेक्चर स्किप करवाया है। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट्स हैं ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमारे पास डायनेमिक मेमोरी क्या है, इन्वॉल्व नहीं है, तब तो हमारे पास शैलो कॉपी से काम बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी मेमोरी जो हमारे पास डायनेमिक मेमोरी है वो इन्वॉल्व है तो हमारा इसके साथ काम नहीं चलेगा। इसे मैं डबल कलर के साथ आपको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि एमसीक्यूज प्रिपरेशन में आपको आसानी रहे। तो चलें आगे हम देखते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज नॉर्मली यूज टू परफॉर्म डीप कॉपी। जो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो ज़्यादातर हमारे किसके काम आता है, डीप कॉपी को बनाने के लिए। इफ़ वी डू नॉट मेक अ कॉपी ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड कंपाइलर परफॉर्म शैलो कॉपी। अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ करते हैं तो कंपाइलर जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक शैलो कॉपी बना देता है, और जो शैलो कॉपी है वो हमारी बिट वाइज कॉपी होती है। और स्टूडेंट आपको पता है कि जो शैलो कॉपी है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी चीज़ों की कॉपी बन रही है। तो अगर हम खुद से जनरेट कर रहे हैं तो हम उसे सेव करेंगे, उसके लिए काफ़ी सिक्योरिटीज़ के इंतजामात करेंगे। लेकिन अगर कंपाइलर खुद से बना रहा है तो वो कॉपी आपकी लीक भी हो सकती है और आपको ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टर इज यूज टू फ्री मेमोरी डेट इज एलोकेटेड थ्रू द डायनेमिक एलोकेशन। तो स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर है वो आप आसान अल्फाज में देखिए रेजर का काम करता है। अब देखें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, खुद ब खुद आपकी मेमोरी एलोकेट होती जा रही थी। अगर यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर हम नहीं डिफाइन करते हैं तो डीप कॉपी इसकी खुद ब खुद बनती जाती है। तो स्टूडेंट इस तरह तो हमारे जो पीसी है, सिस्टम है, उसमें तो स्पेस ही नहीं बचेगी। तो ये जो सफाई का काम है वो हमारा डिस्ट्रक्टर संभालता है। ये बेसिकली जो फ्री मेमोरी होती है एलोकेट हो जाती है ऑपरेटर्स के साथ, उनको क्लियर करता है, हमारी मेमोरी को क्लियर करता है। यहाँ पर आप देखिए, वी हैव टू फ्री मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर बाय ओवर सेल्फ इज डिस्ट्रक्टर अदरवाइज वी इट रिमेन ऑक्युपाइड इवन आफ्टर आवर प्रोग्राम्स एंड। अगर हम न्यू फंक्शन के साथ उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जो हमारे पास फ्री स्पेसेस हैं, तो वो एट द लास्ट टाइम हमारे पास चलती ही रहेंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप, डिस्ट्रक्टर इज परफॉर्म टू हाउस कीपिंग ऑपरेटर, यानी कि वो हाउस कीपर यानी कि गार्ड के तौर पर रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये CS201 की जिन बच्चों ने सब्जेक्ट पढ़ा था उनके तो हर बच्चे के पेपर में ही तकरीबन आया है ये, कि ये मेरे पेपर में भी आया था जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, कि हमारे पास डिस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जिसका नेम सेम होगा क्लास की तरह। तो ये तो प्रॉपर्टी सेम है और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, टिल्ड के साइन से। इसके बाद स्टूडेंट इसको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। जिस तरह अभी मैं इंटरप्रेट कर गई हूँ, आपने नहीं करना कि कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चीज़ों का खात्मा कर रहा है, तो हम उसे ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, उसका तो एक ही मेन पर्पज़ है। यहाँ पर है एक्सेसर फंक्शंस। तो स्टूडेंट एक्सेसर फंक्शन कौन से हैं, मैंने लेक्चर नंबर 8 में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, सेटर और गेटर फंक्शंस। तो ये करते क्या हैं, इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, सो वो आउटसाइड द वर्ड कैन नॉट एक्सेस। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग है उसके अंदर ऐसे डेटा मेंबर्स जिनको हम प्राइवेट कर देते हैं तो उन्हें हम बाहर क्या नहीं कर सकते, उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। और इसके बाद क्या है, क्यों एक्सेस नहीं करते, क्योंकि
द ऑब्जेक्ट ओनली इंटरफेस इज प्रोवाइडेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन अ फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो जो प्राइवेट हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें इनका इंटरफेस प्रोवाइड करना हो तो हम उन्हें आउटसाइड द वर्ल्ड किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम उसका इंटरफेस बना दें। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सेसर फंक्शन आर यूज टू एक्सेस डेटा, प्राइवेट डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो हमारे पास सेटर और गेटर फंक्शन है, जिसे हम एक्सेसर फंक्शंस भी बोलते हैं, जिन्हें हम अपनी क्लास के अंदर ही प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट गुड प्रैक्टिसेस क्या है? नेवर रिटर्न टू हैंडल अ डेटा मेंबर फ्रॉम अ गेटर फंक्शन। तो उन्होंने ये गुड प्रैक्टिस है आपकी कि कभी भी आप डेटा मेंबर्स को गेटर फंक्शन से हैंडल ना करें। क्यों? क्योंकि यू आर नेवर श्योर दैट फंक्शन एक्सेसिंग द रेफरेंस विल नॉट बी चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आप इस बात की आपके पास श्योरिटी नहीं होती कि फंक्शन का जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल से। तो स्टूडेंट ये भी आपका हो सकता है कि स्पेस फॉर डेटा इज नॉट एलोकेटेड सिंस एन ऑब्जेक्ट इज येट क्रिएटेड। जब तक कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं हो सकती। तो दिस पॉइंटर हमारे पास क्या करता है? वही तमाम चीज़ें दिस पॉइंटर क्या करता है? जो हमारे पास दिस पॉइंटर है वो फंक्शन स्पेस इज कॉमनली फॉर एवरी वेरिएबल। एवरी वेन एवर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड memory is reserved for the variable only. Previously defined function are used over and over again. तो स्टूडेंट दिस पॉइंटर में क्या होता है? जो फंक्शन की स्पेस होती है वो तमाम वेरिएबल्स के लिए कॉमन ही होती है। जब एक नया ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मेमोरी में अपनी जगह बना लेता है, और इसके बाद क्या होता है? जो हमारे पास प्रीवियसली डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के यके दीगरे बाद यही प्रोसेस दोहराते रहते हैं, और यही दिस पॉइंटर के जरिए होता है। फिर दिस पॉइंटर एड्रेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज पास टू द कॉलिंग फंक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है वो कॉलिंग फंक्शन के पास जाता है, और यही एड्रेस क्या होता है? डी रेफरेंस्ड होता है बाय फंक्शंस एंड देन इनहांस एक्ट टू करेक्ट इट। कोई भी जो हमारे पास कॉलिंग फंक्शन है उसके पास एड्रेस जाता है, और अगर ये डी रेफरेंस हो, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो इसी को करेक्ट कर सकता है। किसके थ्रू? दिस पॉइंटर के थ्रू। तो पासिंग दिस पॉइंटर, तो स्टूडेंट यही वही पॉइंट्स बार बार आपको दोहराया जा रहा है कि व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज पास्ड। और ये तो आपका इंपॉर्टेंट भी है कि जब हम एक फंक्शन को कॉल्ड करते हैं तो दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू दैट फंक्शन। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब हम एक फंक्शन को कॉल्ड करते हैं तो दिस पॉइंटर उसे एज अ पैरामीटर पास करता है। किसको करता है? उस फंक्शन को। और फंक्शन विद एन पैरामीटर इज एक्चुअली n+1 पैरामीटर्स। तो स्टूडेंट जो हमारे पास n फंक्शंस होते हैं वो हम क्या होते हैं हमारे पास? n+1, क्योंकि एक तो उसने डिफॉल्टली उसे पास कर देना है दिस पॉइंटर ने। स्टूडेंट ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यही चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। कोई बाहर से तो कुछ आता ही नहीं है ना, आपके हैंडआउट से बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 10। तो स्टूडेंट यूजेस ऑफ पॉइंटर, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? देर आर सिचुएशन वेयर डिज़ाइनर वांट्स टू रिटर्न रेफरेंसेस टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द फंक्शन। कुछ ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर जो डिज़ाइनर होता है उसने रेफरेंसेस को रिटर्न करना होता है अपने करंट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर यही यूजेज होते हैं हमारे पॉइंटर के। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट। स्टूडेंट ये CS 403 में आप सबने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि हम सेपरेट क्यों करते हैं इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन से, ताकि जो हमारा कोड है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बने, बहुत एक्सेसिबल लगे और बहुत कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके साथ साथ जो हमारा इंटरफेस है वो बहुत स्मूथ लगे। तो स्टूडेंट जो हमारे पास कोडिंग होती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम छुपा देते हैं, और जो इंटरफेस होता है उसे हम बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र इंटरेक्ट करें और उसके साथ अट्रैक्टिव हों। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास पब्लिक मेंबर्स होते हैं ऑफ अ फंक्शन इज एक्सपोज बाय क्लास आर कॉल्ड इंटरफेस। जो हमारे पास पब्लिक मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? तो ऊपर मैं अभी आपको पढ़ा कर आई हूँ। इसे हम रेफरेंस के थ्रू इंटरफेस के ज़रिए से हम इसे एक्सपोज कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ जो हमारे पास है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अगर इंटरफेस पर ही हम सारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का कोड है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, दिखा देंगे, तो फिर वो चीज़ तो नहीं रहती। इसके बाद स्टूडेंट आपके बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ इंटरफेस। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा तो है कि हमारा कोड जो होता है कोई कॉपी नहीं कर सकता। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें क्लास 2 दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स,
तो स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए बताया गया, लेकिन आसान अल्फाज में यही है कि हमारा कोड महफूज रहता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्लेक्स नहीं लगता। यहाँ पर अगर आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले है इलर फॉर्म और दूसरा है फेजर फॉर्म। तो स्टूडेंट यहाँ से आपकी मैथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखें कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास सिंपल पार्ट होता है, दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हमारे पास रियल एक्स हमारे पास रियल पार्ट है, और ये आयोटा के साथ जो हमारे पास नंबर होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स का आयोटा का पार्ट होता है, जिसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ये तो वही आपको यही समझाया गया है कि हम किस तरह से UM नोटेशन शो टू प्राइवेट डेटा मेंबर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक नोटेशन शो की गई है। स्टूडेंट आपको ये मैं कोड समझा दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही। तो स्टूडेंट ये जो लॉग वाला सैम्बल है ना, लॉग का सैम्बल, इसे हम UML सैम्बल कहते हैं, और ये नोटेशन यूज़ होती है प्राइवेट डेटा मेंबर्स को शो करवाने के लिए। और स्टूडेंट ये सारा कोड है। इसके बाद हमारे पास इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। यूजर्स ओनली कंसर्न अबाउट वेज ऑफ एक्सेसिंग डाटा। तो जो यूज़र होता है उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि किस तरह से इसे बनाया गया। जैसे स्टूडेंट अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो आपको क्या इस बात से गर्ज है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, इसकी अंदर जो सारा सिस्टम है उसकी कोडिंग कैसे हुई है। नहीं, आपको सिर्फ उसके इंटरफेस से गर्ज होता है, या फिर उसकी बैटरी टाइमिंग जो भी सब होता है। इसके बाद यूज़र हैज़ नो कंसर्न अबाउट द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, इस वजह से फिर जाहिर भी नहीं करना चाहिए, इसको हम पोशीदा ही रखते हैं। इसके बाद सेपरेशन एंड इंटरफेस। तो स्टूडेंट यही बात आपको बार बार समझाई गई कि जनरल C++ में क्या करते हैं हम, ये जो कंसेप्ट है इंटरफेस का उसे हम हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं, और उसे इम्प्लीमेंट ऑफ द क्लास .cpp फाइल यानी कि CPP फाइल के साथ उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कंप्लीट नहीं है। यूजुअली फंक्शन आर डिवाइड इन फंक्शंस आर डिफाइंड इन इम्प्लीमेंटिंग फाइल वाइल क्लास डिफाइंड इन गिवन इन द हेडर फाइल। तो स्टूडेंट अमूमन क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसे हम इम्प्लीमेंटेशन फाइल यानी कि .cpp फाइल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं उसे हम क्लास की डेफिनेशन को उसे हेडर फाइल में इनक्लोज करते हैं। तो यहाँ पर है स्टूडेंट कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन क्या होता है। यहाँ ऊपर आपको कॉन्स्ट के फंक्शन की थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि हम फंक्शंस को कांस्टेंट फंक्शन बनाते हैं, सिर्फ उन फंक्शंस को जिन्हें सिर्फ पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। जैसे वो फंक्शन सिर्फ अपना डेटा दिखाते हैं या वैल्यू को वापस करते हैं। स्टूडेंट अगर हम कॉन्स्ट फंक्शन इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा। तो स्टूडेंट कॉन्स्ट फंक्शन आप फ़र्ज़ करें कि आपने एक फंक्शन बनाया शो रोल नंबर का, जिसका काम है कि सिर्फ रोल नंबर दिखाना है, लेकिन गलती से प्रोग्रामर ने इसके अंदर कोड लिख दिया जो रोल नंबर को तब्दील कर रहा है। तो स्टूडेंट अगर फंक्शन कॉन्स्ट नहीं रहेगा तो कंपाइलर खामोशी से वैल्यूज़ को तब्दील करता रहेगा और आपका डेटा ख़राब हो जाएगा। अगर फंक्शन कॉन्स्ट है तो कंपाइलर वही एरर देगा कि रुको, तुमने वादा किया था कि कुछ भी तब्दील नहीं करोगे। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो अगर आप अपना LMS पर अपना ID पासवर्ड गलत डालते हैं तो आपको बार बार मैसेज आ रहा होता है कि आपकी जो ID पासवर्ड है वो रॉन्ग है। तो स्टूडेंट यही कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट में ये होता है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अगर आपके पासवर्ड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि एक कैपिटल होना चाहिए, कोई स्पेशल सैम्बल होना चाहिए और 8 लेटर्स होने चाहिए। तो इससे अगर हम कम करते हैं तो बार बार यही मैसेज आ रहा होता है ना कि आपका ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट यही हम कांस्टेंट फंक्शन में करते हैं। इसे हम ऐसे रूल्स होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से। और स्टूडेंट ये बहुत आसान होता है क्योंकि हमारे पास इसके लिए हमें याद ये रखना है कि फंक्शंस के नाम और पैरामीटर्स के आखिर में हमने क्या लगाना है, कॉन्स्ट का एक वर्ड पुट कर देना है। और कॉन्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको छोटी सी एग्जांपल भी दी गई है। यहाँ पर है स्टूडेंट कॉन्स्ट की कुछ हमारे पास इसके फ़ायदे लगा लें या फिर कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपके क्विज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं और MCQs में भी। सबसे पहले है कि डेटा तब्दील नहीं हो सकता। जो हमारा कॉन्स्ट फंक्शन है उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्स्ट फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो एक एरर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद है स्टूडेंट कि आप ये हमारे पास जस्ट रीड ओनली होते हैं और एरर ड्यू टू टाइपिंग आर आल्सो काट एट अ कंपाइलर टाइम। अगर हम टाइपिंग में कोई एरर करते हैं वो भी कंपाइलर टाइम पर हमें कैच कर लेता है। जैसे वो पासवर्ड अगर आप ठीक नहीं लिख रहे तो कंपाइल ही नहीं होगा, वहीं पर आपको बता देगा कि भाई ये मिसिंग है आपका।
स्टूडेंट यहाँ पर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कांस्टेंट, बिकॉज जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है, आप खुद ही समझे, कंस्ट्रक्टर मतलब बनाने वाला और डिस्ट्रक्टर तबाही करने वाला, तो क्या ये सेम हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर हमारी चीज़ को मॉडिफाई करता है और उसको वेल डिफाइंड स्टेट में लेकर आता है, जबकि वो जो डिस्ट्रक्टर होता है वो हमारी मेमोरी को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कभी भी चेंज नहीं करते डेटा मेंबर्स को, और हम वी कैन नॉट कॉल नॉन कांस्टेंट फंक्शन इन कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि हम जो नॉन कांस्टेंट फंक्शन है उनको कॉल नहीं कर सकते कांस्टेंट फंक्शन में, बिकॉज नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन मे हैव कोड फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर मे बी नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई ऐसा कोड हो जो हमारे कांस्टेंट फंक्शन को चेंज कर सकता है, इसलिए हमारे ऑब्जेक्ट अलाउ ही नहीं करते कि हम कांस्टेंट फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को उसे क्या कर लें, उसे हम डिक्लेयर कर लें या फिर उसे यूज़ कर लें। इसके बाद दिस पॉइंटर एंड कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। तो अब इनका हम देखते हैं क्या इनके दरमियान ताल्लुक है। स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हर फंक्शन के पास एक छुपा हुआ दिस पॉइंटर होता है। जब हम फंक्शन को कांस्टेंट बनाते हैं तो इसका दिस पॉइंटर भी तब्दील हो जाता है और वो रीड ओनली पॉइंटर बन जाता है। तो स्टूडेंट यही आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही याद रखना है कि जब भी हम एक फंक्शन को कांस्टेंट बनाते हैं तो उसका दिस पॉइंटर जो कि हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे रहा था, कॉपीज़ बना रहा था बेसिकली हमारे डेटा की आसान अल्फाज में, वो भी रीड ओनली हो जाता है और वो अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ख़त्म कर देता है। तो आज का आपका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। स्टूडेंट आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्टूडेंट ये 5 चैप्टर आपके जो फर्स्ट 5 चैप्टर हैं उनसे बहुत आसान है, बल्कि आपके ये पूरे 10 चैप्टर्स ही बहुत आसान थे। आगे जो आपका है थोड़ा सा टफ है, लेकिन एज इट इज़ इतना टफ नहीं है। तो स्टूडेंट मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने मैक्सिमम फैलोज़ के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।